गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमारी जो इससे पहले क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर में सबसे जरूरी बात पढ़ेंगे वॉइड। भाई क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल बनाने के लिए आसपास कुछ एटम थे। अब एटम के बीच में कोई ना कोई खाली जगह तो बचेगी। भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास सॉलिड है और उसमें आप एटम बहुत ज़्यादा पास पास ले आते हैं तो एकदम कोई ऐसा स्पेस बन जाए कि उसमें जरा भी कोई खाली जगह ना हो, जरा सा भी कोई वेकेंट स्पेस ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। चाहे लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें या सॉलिड की बात करें, एटम के बीच में एक खाली जगह डेफिनेटली होगी जरूर। भाई गैस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा कम होता है और सॉलिड में एटम के बीच में स्पेस रिलेटिवली होता है पर बहुत कम होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वॉइड, जो कि किसी सॉलिड की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से समझिएगा इस बात को, क्या मीनिंग होता है। जब मान लो कि ये हमारे पास किसी सब्सटेंस के एटम है, जैसे कॉपर के एटम मान लो, आयरन के एटम मान लीजिए, या किसी भी चीज के, जैसे अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर कौन होता है, कार्बन, है ना। ये किसी सब्सटेंस के आपके पास एटम है और ये जितने भी एटम हैं इन सब ने अपने आप को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। मतलब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो किसी ऐसे सब्सटेंस की बात करने जा रहा हूं जो कि एक क्रिस्टल है जिसमें एक परफेक्ट ऑर्डर होता है। आपको पता है कि ये जो भी आपके पास पार्टिकल है आप इसको एटम, मॉलिक्यूल या फिर कैटायन, एनायन कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। अब किसी क्रिस्टल में एटम के बीच में एकदम परफेक्ट ऑर्डर था, परफेक्ट ऑर्डर होता भी है, लेकिन एटम के बीच में ये जो खाली जगह बच गई, इस खाली जगह को नाम दिया जाता है वॉइड। या हम इसे वॉइड की जगह एक और वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं और इसके लिए दूसरा वर्ड है इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब एटम के बीच में जो खाली जगह बचती है उसको वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। या बीच बीच में आपको मैं इस वीडियो में 3D क्लिप दिखाऊंगा, उन 3D क्लिप से आपको समझ में आ जाएगा कि वॉइड का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप लोगों को ये डेफिनेशन तो समझ में आ रही होगी कि किसी क्रिस्टल में एटम के बीच में जो खाली जगह बचती है, जो वेकेंट स्पेस बच जाता है, उसको वॉइड कहा जाता है। हम अपने आसपास दुनिया में जितने भी क्रिस्टल पढ़ते हैं, जैसे आयनिक क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या कोवेलेंट क्रिस्टल, हर क्रिस्टल में कोई ना कोई वॉइड होगा और टोटल यूनिवर्स में सभी प्रकार के क्रिस्टल में सिर्फ 4 टाइप के वॉइड होते हैं। भाई एक तो होता है ट्रायंगुलर वॉइड, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तीसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और फोर्थ होता है क्यूबिकल वॉइड। 4 टाइप के वॉइड होते हैं। एक तो ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल की शेप में, टेट्राहेड्रल शेप में होता है, ऑक्टाहेड्रल की शेप ऑक्टाहेड्रल होती है और क्यूबिकल की शेप क्यूब की शेप में होती है। मैं आपको एक एक करके इन सब का मतलब समझाता हूं। ट्रायंगुलर वॉइड अगर आपने बनाना है, इसकी डेफिनेशन वगैरह अभी हम करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ पहले कॉपी कर लीजिए। ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्यूबिकल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आप जानते ही हैं क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या थी, किसी एक एटम को चारों तरफ से जितने नंबर ऑफ एटम टच करते हैं उसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे हम शॉर्टकट में बात करें कि ये जो खाली जगह बची हुई है इसको 4 एटम टच कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। मतलब यहां पे बीच में ये जो वॉइड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि ये 4 एटम से सराउंड हो रहा है।
मैंने अभी ये समझाया नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कैसे आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आया, ये मैं बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बस इतना लिखने के लिए दिया है, राइट। आप लोग पहले ये लिख लीजिए, अभी मैं इसके आगे आपको बताता हूं कि ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रोइड होते क्या है। ये कॉपी करो यार आप। तो 4 मैंने जो टाइप बताए, अब मैं उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, सुनते जाइए भाई। ट्रायंगुलर वॉइड यानी जिसकी शेप ट्रायंगल की हो। हमने क्या किया, 3 एटम लिए, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3। जाहिर सी बात है कि तीनों एटम एक जैसे हैं, तीनों एटम एक ही चीज के हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर का एटम है तो ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तीनों के तीनों एटम आपके एक जैसे हैं। अब इन तीनों एटम के बीच में आपको ये जो जगह दिख रही है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस का नाम ट्रायंगुलर वॉइड है। मतलब एक ऐसा वॉइड जो 3 एटम से मिलके बने और तीनों एटम के सेंटर में जो खाली जगह बचती है उसे आप ट्रायंगुलर वॉइड कह रहे हैं। या ट्रायंगुलर वॉइड में अगर मैं इस एटम के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करूं तो मैं इसकी रेडियस को बोल रहा हूं कैपिटल आर। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो ये जो दूसरा वाला एटम है इसकी रेडियस भी भाई कैपिटल आर, और ये जो तीसरा वाला एटम है इसकी रेडियस भी कैपिटल आर, तीनों बराबर बराबर है। आपने तीनों एटम के सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर दिया, तीनों एटम के सेंटर ज्वाइन कर दिए। अब तीनों एटम के सेंटर ज्वाइन करने पर आपको कौन सी ज्योमेट्री मिल रही है मैथमेटिक्स की, आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है। और ये ट्रायंगल भी कौन से मिल रहा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल यानी जिसकी सारी की सारी साइड बराबर होती है। इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, ये भी कितना हो जाएगा 2r, और ये भी कितना हो जाएगा 2r। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 2r के बराबर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो वॉइड बना सेंटर में, क्योंकि ये 3 एटम से मिलके बनता है, इसको 3 एटम चारों तरफ से सराउंड करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के बराबर है। अभी मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, किसी एटम को कितने एटम चारों तरफ से कवर करते हैं, कितने एटम सराउंड करते हैं। चलो जी, ये 3 एटम से मिलकर बन रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और इसकी जो शेप आ रही है वो ट्रायंगल की शेप में है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर वॉइड कहा जा रहा है। अब एक और वर्ड होता है, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ द वॉइड। वॉइड की रेडियस, भैया वॉइड का मतलब तो समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं वॉइड की रेडियस। रेडियस तो उसकी होती है जो सर्कल हो, या रेडियस उसकी होती है जो स्फेरिकल शेप में हो। अब हम किसी वॉइड की रेडियस कैसे मेजर कर सकते हैं? वॉइड की रेडियस का मतलब है कि आपने इस वॉइड के अंदर एक छोटा सा एटम रखा, इस वॉइड के अंदर आपने एक एटम रखा और इतना बड़ा एटम रखा है कि वो उसमें फिक्स हो गया, एग्जैक्टली फिक्स हो गया। ना तो वो एटम से बाहर आ सकता है या वॉइड में से, और ना ही अब आप उसमें कोई और चीज रख सकते हैं। जिस एटम को आप इस वॉइड में रखें और ये एटम वॉइड में जाके फिक्स हो जाए, तो इस एटम की जो रेडियस होगी उसे रेडियस ऑफ द वॉइड कहा जाता है, और उसे हम छोटे r से, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो किसी वॉइड की रेडियस का मतलब क्या है? किसी वॉइड की रेडियस का मतलब है रेडियस ऑफ दैट एटम विच कैन बी फिक्स्ड इनसाइड द वॉइड। हम किसी वॉइड में जितना बड़ा एटम फिक्स कर सकते हैं उसकी रेडियस को रेडियस ऑफ वॉइड कहा जाता है। तो भैया ये जो छोटा वाला एटम है इसकी रेडियस तो स्मॉल r है, और ये जो बड़ा वाला एटम है इसकी रेडियस है कैपिटल R। मतलब मैं आपसे कहूं रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर विच फॉर्म वॉइड, रेडियस ऑफ स्फीयर विच फॉर्म वॉइड, उसकी रेडियस कैपिटल R है। आप कहोगे
जो एटम वॉइड बना रहा है उसकी रेडियस कैपिटल आर, और जो एटम आपने वॉइड में फिक्स कर दिया उसकी रेडियस छोटा आर, स्मॉल आर। अब इन दोनों में रिलेशन होता है, इन दोनों में रिलेशन होता है स्मॉल आर इक्वल टू 0.155 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। सीबीएसई लेवल तक, 12th लेवल तक इसका डेरिवेशन वगैरह, ये फार्मूला वगैरह हमें नहीं पढ़ना होता, बट 12th क्लास के बच्चे सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब क्या होता है। मैं इसका डेरिवेशन इस वाले वीडियो लेक्चर में नहीं बता रहा क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। आगे मैं एक लेक्चर लूंगा, उसमें इसका डेरिवेशन बता दूंगा। हाँ, ये 12th क्लास के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। तो भाई ये फार्मूला आप याद करना, स्मॉल आर का मतलब वॉइड की रेडियस और कैपिटल आर का मतलब इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस को कहते हैं। तो एक ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ट्रायंगुलर वॉइड के बाद हमारा दूसरा वॉइड शुरू होता है टेट्राहेड्रल। तो अब नेक्स्ट अगला वॉइड लिखो टेट्राहेड्रल। देखो नेक्स्ट नंबर 2 सेकंड वाले वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। भाई टेट्राहेड्रल इसको जो नाम दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जैसे ट्रायंगल वाले की ज्योमेट्री ट्रायंगल थी, अब हम ये जो वॉइड पढ़ेंगे इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप में होती है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड नाम दिया जा रहा है। टेट्राहेड्रल में क्या करती है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगुलर वॉइड बनाया। ट्रायंगुलर वॉइड अभी हमने पढ़ा था कैसे बनाते हैं। और ये जो बड़ा वाला एटम है इसकी रेडियस क्या होगी, इस बड़े वाले एटम की रेडियस होगी कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि वॉइड बना रहा है। भाई ये तो ट्रायंगुलर वॉइड है। अब आप इसकी इमेजिनेशन ऐसे मत करो, इस तरीके से वर्टिकली मत सोचो, आप इसको 3D में सोचो कि आपके पास 3 आइटम ऐसे रखे हैं, एक आइटम यहां रखा है, एक यहां रखा है, एक यहां रखा है, 3 आइटम आपके पास ऐसे रखे हैं। इन तीनों एटम के बीच में एक खाली जगह है, आप उसमें से आर पार देख सकते हो। ये जो 3 एटम रखे हैं इन तीनों के ऊपर एक चौथा एटम आपने ऊपर से लाके रखा। चौथा एटम आपने कहां रखा, जो खाली जगह थी उसके ऊपर रख दिया। आपके दिमाग में पिक्चर शायद आ गई होगी, एनिमेटेड वीडियो में जो साइड बाय साइड शो कर रहा हूं इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉइड कैसे बन रहा है। मतलब मैंने ये जो वॉइड लिया, इस वॉइड के ऊपर लाकर एक एटम ऐसे रख दिया। जब मैं इसके ऊपर एक एटम ऐसे लाके रख देता हूं तो ये जो हमारी खाली जगह है इसके ऊपर मैंने एक चौथा एटम लाके रखा, जो मैं डैश डैश करके सर्कल बना रहा हूं वो एटम मैंने ऊपर से लाके रखा है। क्या अब आप इसमें से आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, अगर इसके पीछे से जाके देखें तो एक आपको स्पेस दिखाई देगा, उस स्पेस का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर मैं वॉइड का सेंटर लूं, वॉइड का सेंटर, और वॉइड के सेंटर से मैं इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, इन तीनों एटम के सेंटर को ऐसे ज्वाइन करूं। ये वाला सेंटर किसका है? इस एटम का। ये वाला सेंटर इस वाले एटम का, और ये वाला सेंटर इस वाले एटम का, और ये सेंटर किसका है? वॉइड का। और जो हमने चौथा एटम ऊपर से लाके रखा है उसके सेंटर को जब हम ज्वाइन करें तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, और ये स्ट्रक्चर क्या होती है? टेट्राहेड्रल। इसलिए हम ऐसे वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलके बने? 4 एटम से। इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। इसमें स्मॉल आर का मतलब क्या होगा? रेडियस ऑफ द वॉइड। रेडियस ऑफ द वॉइड का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया है। रेडियस ऑफ द वॉइड का मतलब होता है उस छोटे वाले एटम की रेडियस जिस एटम को आप वॉइड में फिक्स कर सकते हो। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन होता है
स्मॉल आर इक्वल टू 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। भाई मैंने कहा कि ये डेरिवेशन सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, इवन 12th में आपको ये फार्मूला भी नहीं पूछा जाएगा। ये सारे डेरिवेशन मैं अलग से क्लास में, अलग से लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, बट दीज डेरिवेशन आर नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपको मैंने जो बताया, आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं मेंशन कर दूंगा, और जो आपको नोट्स दूंगा उसमें डेफिनेशन मेंशन होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड की मैंने जो साथ में एनिमेटिव वीडियो शेयर की है, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना बना लीजिए, मेरे साथ साथ कॉपी पर नोट करते रहिएगा। अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन बताता हूं, ये जल्दी से कॉपी करिए। तो अब बारी आती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड फिनिश हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद आया ऑक्टाहेड्रल। भैया ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 6। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है तो आप ना 2 ट्रायंगुलर वॉइड लो। ये हमारा एक ट्रायंगुलर वॉइड, मैंने एक और ट्रायंगुलर वॉइड लिया, ये भी आपका ट्रायंगुलर वॉइड है, और ये तीनों एटम एक ही चीज के हैं, एक ही सब्सटेंस के हैं। दे एटम आर ऑफ द सेम थिंग। अलग अलग भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, पर जनरली हम सेम एग्जांपल से पढ़ के चलते हैं। अब इस वाले ट्रायंगुलर वॉइड में और इस वाले ट्रायंगुलर वॉइड में कोई भी बच्चा डिफरेंस बता सकता है? थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये वाला जो ट्रायंगुलर वॉइड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका जो एपेक्स है वो डाउनवर्ड आप कह सकते हैं, और ये वाला जो ट्रायंगुलर वॉइड है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में एक तरीके से। मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड तो खैर बता पाना एक तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रायंगल में ना। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के लिए रिवर्स डायरेक्शन में है, आप ये तो कह सकते हैं। अब आप क्या करो, इन तीनों को उठाकर इसके ऊपर रखो। जब इन तीनों को उठाकर इसके ऊपर रखते हो, इस तरीके से रखना कि ये वॉइड के ऊपर आए। अगर ये वॉइड के ऊपर आए तो अगली जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी आपको। ये हमारे ब्लैक वाले वो एटम जो नीचे वाली लेयर के हैं, नीचे वाली लेयर के 3 एटम, मतलब ये वाली जो लेयर है इसके 3 एटम। अब ब्लू वाले ये 3 एटम हमने इसके ऊपर रखे, तो ये हमारे ब्लू वाले 3 एटम जो कि हम इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर रहे हैं। मैं ये जो डैश डैश करके बना रहा हूं, ये एटम हमारे कौन से हैं? जो अपर वाली ब्लू कलर की लेयर के एटम है। ये किसी भी बच्चे के माइंड में एक इमेजिनेशन करके पिक्चर आ गई होगी, आसान सी बात है। आप इसको उठाकर इसके ऊपर रख रहे हैं और ये वॉइड के ऊपर रख रहे हैं, तो भाई आप इसमें से आर पार देख सकते हो, आप इसमें से बिल्कुल आर पार देख सकते हो। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड में आप आर पार नहीं देख सकते क्योंकि उसमें एक साइड एटम रखा होता है। ऑक्टाहेड्रल में से आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये जो इसके बीचों बीच खाली सी जगह बची है, इसी का नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बना है? 6 एटम, 3 एटम नीचे वाली लेयर के, 3 एटम ऊपर वाली लेयर के, इसलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बराबर लिखा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्मॉल आर की वैल्यू होती है 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन होता है। हाँ, मैं इसका डेरिवेशन आपको जरूर बताऊंगा। एक्चुअली मैं ये डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर 12th क्लास की बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। भाई आईआईटी में आपसे डेरिवेशन पूछेगा नहीं, नीट के पेपर में डेरिवेशन पूछेगा नहीं आपसे। हाँ, बाकी इससे पहले वाले जो डेरिवेशन है वो मैं अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। इसका डेरिवेशन कैसे आया ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या लिखेंगे?
आप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज दैट वॉइड विच फॉर्म्ड बाय द टू रिवर्स ट्रायंगुलर वॉइड। octahedral void is that void which formed by the two reverse triangular void, जो दो रिवर्स ट्रायंगुलर void से मिलके बने उसे octahedral void कहा जाता है। तो आप लोग ये कॉपी कर लीजिए octahedral void की डेफिनेशन, और साथ साथ जो मैं एनिमेटेड वीडियो डाल रहा हूं उससे आपको शायद देखने में काफी मदद मिल रही होगी, कॉपी कर लीजिए। अब मैं जरा आपको क्यूबिकल वॉइड के बारे में समझाता हूं, जल्दी बनाइए। राइट भाई, क्यूबिकल वॉइड की बात करते हैं। क्या होता है क्यूबिकल वॉइड? कहते हैं कि क्यूबिकल वॉइड बनता है एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल वॉइड फॉर्म एट द सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक एससीसी। सिंपल क्यूबिक के बारे में बहुत सिंपल सी बात है, और सिंपल क्यूबिक आप सभी जानते हैं अच्छे से। सिंपल क्यूबिक के बीचों बीच, सिंपल क्यूबिक के सेंटर में जो वॉइड बनता है उसे क्यूबिकल वॉइड कहते हैं। चलो बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। ये आपने एक क्यूब ली और इस क्यूब के जितने भी कॉर्नर हैं हमने सभी कॉर्नर पर एक एक एटम ऐसे रख दिया, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रख दिया। जब आप सभी कॉर्नर पर एक एक एटम ऐसे रख देते हो तो इस क्यूब के बीचों बीच सेंटर में जो खाली जगह बचेगी उसका नाम क्यूबिकल वॉइड है। इन 8 एटम के बीच में, इन 8 स्फीयर के बीच में जो खाली जगह बचती है उसका नाम क्यूबिकल वॉइड है। क्योंकि ये 8 एटम से मिलके बना, इसलिए क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा जाएगा? 8। तो क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, बिकॉज वो 8 एटम से मिलके बन रहा है। अब ये क्यूबिकल वॉइड हमारा देखने में देखो एक्चुअली होगा कैसे। ये जो 4 एटम नीचे वाली लेयर के हैं, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4, ये जो 4 एटम है ये नीचे वाले लेयर के हैं। मतलब हमारी क्यूब में जो नीचे का फ्लोर है उस फ्लोर का कैसा उसका ज्योमेट्री है? स्क्वायर। नीचे वाला जो फ्लोर है वो एक स्क्वायर की शेप में है और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर एटम रखे हैं और ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर के चारों एटम भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। भाई नीचे एक स्क्वायर है और ऊपर भी एक स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है नीचे वाला। अब इस एटम के ऊपर ये एटम रखा है, इस एटम के ऊपर ये वाला एटम है, इस एटम के ऊपर ये एटम है और इसके ऊपर ये एटम है। जब आप इन चारों एटम के ऊपर एक एक एटम और रख देते हो, जब इन चारों के ऊपर एक एक एटम रखोगे तो बीच में ये जो जगह बची इसका नाम क्यूबिकल वॉइड है। तो भैया क्यूबिकल वॉइड आपको समझ में आ रहा है, और जो मैं एनिमेटेड वीडियो साइड में शेयर कर रहा हूं उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसकी एनिमेटेड वीडियो भी आपको साइड बाय साइड दिखाता हूं। भाई क्यूबिकल वॉइड में स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? क्यूबिकल वॉइड में स्मॉल आर की वैल्यू होगी 0.732 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ये क्यूबिकल वॉइड की स्मॉल आर की वैल्यू होती है। तो हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिकल। जो बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ी जाती है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पढ़ी जाती है। तो पहले मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो डेरिवेशन बता दूं, रेडियस वाला, जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन भी है, वो अभी बताता हूं। आप लोग इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए और एनिमेटेड वीडियो साइड में देखते रहिएगा।
तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में दे रखा है। 12th क्लास में जब सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2004 में, सीबीएसई बोर्ड 2004 में ये क्वेश्चन बोर्ड में तब आया था। चलो डेरिवेशन की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस स्मॉल आर और जो स्फीयर जो एटम वॉइड बना रहा है उसकी रेडियस कैपिटल आर, जो एटम वॉइड बना रहा है उसकी रेडियस कैपिटल आर और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस स्मॉल आर, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। देखिए जब हम किसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑब्जर्व करते हैं 2D में, तो 2 डायमेंशनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको ऐसे दिखाई देगा। बच्चा कहेगा यार ये क्या मजाक है, अभी कुछ और दिखाया था अभी कुछ और बना दिया। भाई बिल्कुल सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि FCC फेस सेंटर्ड वाला जो एग्जांपल समझाऊंगा थोड़ी देर में इस क्वेश्चन के बाद, वहां पे मैं आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ बताऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे क्यों दिखता है, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। भाई ये जो बड़ा वाला एटम है इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और हमने क्या किया इसके बीच में एक एटम प्लेस किया। ये जो वॉइड है इस वॉइड के बीचों बीच आपने एक एटम रखा, इस वॉइड के बीचों बीच हमने ये एक एटम ऐसे प्लेस कर दिया। अब हमें बताना है कि छोटे वाले एटम की रेडियस कैपिटल आर, बड़े वाले की रेडियस, छोटे वाले की स्मॉल आर, बड़े वाले की कैपिटल आर, इसमें क्या रिलेशन है। मतलब मैंने ये जो छोटा वाला एटम बनाया है ये तो है रेडियस ऑफ वॉइड, रेडियस ऑफ वॉइड कितनी है, स्मॉल आर, और जो बड़ा वाला एटम है उस एटम की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। इसका रिलेशन हमें ड्राइव करना है। मान लो कि ये जो सेंटर है इसको मैं कहता हूं बी और मैं इसका सेंटर मानता हूं ए। ऑलराइट, मैंने इसके सेंटर को ए मान लिया, इसके सेंटर को बी मान लिया, और ये जो वॉइड का सेंटर है छोटे वाले एटम का सेंटर, मैंने इसके सेंटर को मान लिया ओ। चलो तीनों को ज्वाइन कर दो। अब जब आप तीनों को ज्वाइन करते हैं ए, ओ ए एंड ओ बी, तो भाई हमने ये जो ट्राइंगल बाहर निकाला, इस ट्राइंगल के सेंटर में कौन है, ओ, इस कॉर्नर पर ए और इस वाले कॉर्नर पर कौन है, बी। मैं ये जो ट्राइंगल बना रहा हूं इस ट्राइंगल में ए से लेके बी तक की लेंथ क्या होगी, 2r। भाई इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी कैपिटल आर, ये रेडियस आपकी कैपिटल आर है ना, तो r प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया। अब O से लेके A तक की वैल्यू की बात करते हैं, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू। तो देखो इसकी रेडियस स्मॉल r और इसकी रेडियस कैपिटल R, आप इसको लिखोगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R और इसकी वैल्यू भी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इतना आइडिया समझ में आ गया। ये पूरी लेंथ कितनी है, 2r। O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r कैपिटल R, और O से B तक का डिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ध्यान से देखिए, जो बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है पढ़ने में, उसको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल 90 डिग्री का है। कैसे 90 डिग्री का, समझो। छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। भाई ये एक स्क्वायर ही तो है आपका। जब इन चारों एटम के सेंटर को ज्वाइन करें तो दिस इज स्क्वायर, और अगर ये मैं डायगोनल ऐसे बनाता हूं तो ये डायगोनल 90 डिग्री पे ही तो कट करेगा। ये स्क्वायर के डायगोनल है तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल हो गया। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब अप्लाई कर दो पाइथागोरस की बहुत फेमस जो थ्योरम पढ़ी थी आपने कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने पाइथागोरस अप्लाई किया और आपने लिखा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको आप बेस मान लेते हैं तो इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे आप। अब इसमें आपने वैल्यू पुट की कि ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर बराबर है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर।
अब बच्चा क्या करेगा, इसके बाद फिर बच्चा कहेगा जी ये लिख दो ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू 2 इंटू में r प्लस r का स्क्वायर। अब आप एक काम करना थोड़ा सा, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में सारे बच्चे लगभग टैलेंटेड होते ही होते हैं, एक आधे की बात अलग है। अब आप थोड़ा वीडियो को पॉज करना, स्टॉप करना और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना कि आपके स्मॉल r की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके देखना। वैसे मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं स्टॉप नहीं कर रहा अभी। अगर आप में से किसी बच्चे ने इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, यकीन मानो आपका आंसर नहीं आएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत लगाना। क्या करना, यहां से आप इस तरीके से लिखिएगा कि 2r इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर। मतलब जब यहां से आप ये 2 हटाते हैं तो यहां से 2 हटाने के बाद इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे आप, इसके बाद आप लिखेंगे 2r इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू आर प्लस आर। अब ये वाला अंडर रूट 2 अपॉन में ले जाओ। जब ये अंडर रूट 2 आप अपॉन में लेके जाती हैं तो कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ r इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि जब ये अंडर रूट 2 अपॉन में जाएगा तो 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल करके ये बन जाएगा। अब ये कैपिटल R आप इस तरफ ले आइए तो अंडर रूट 2r माइनस r इक्वल टू स्मॉल r। यहां से कैपिटल R कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। रूट 2 की वैल्यू तो याद है, रूट 2 की वैल्यू क्या है 1.414। अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट की, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 इंटू कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। जमा घटा आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो हमारा रिलेशन आ गया स्मॉल r इज 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो ये वो रिलेशन था ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ये डेरिवेशन भाई आपसे कोई आईआईटी एडवांस में तो कहेगा नहीं जी डेरिवेशन बताओ, कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। इस डेरिवेशन पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, पर ये मैंने इसलिए कराया बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके आगे बहुत जरूरी बात करते हैं। एक बात अभी बची है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे क्यों दिखता है, ये अभी बताता हूं आपको क्यों दिखता है। फटाफट लिखिए। अब बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होता है, और इसके साथ जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डायग्राम बनाया था 2D में वो क्यों बनाया था। तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं और कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होते हैं और कितने होते हैं। अच्छे से सुनिएगा भाई। हमने एक FCC यूनिट सेल ली। FCC आप पढ़ते हैं जी कौन है, फेस सेंटर्ड। कैसे बनाते हैं FCC, इस तरीके से हमने एक क्यूब ली और इस क्यूब के अंदर जितने भी एटम हमारे पास हैं उनको हमने अरेंज करना शुरू कर दिया। क्यूब के जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर पर हमने एक एक एटम ऐसे रखना शुरू किया, हर कॉर्नर पर एक एक एटम ऐसे रख दिया। इसके अलावा जितने भी क्यूब में फेस के सेंटर होते हैं हर फेस के सेंटर पे हमने एक एटम रखा। अच्छा, मैं ये जो 2 एटम बना रहा हूं ना, ये 2 आमने सामने के फेस है। मतलब एक क्यूब के सामने वाला फेस जो आप देख रहे हैं और एक पीछे वाले साइड का फेस है, राइट, आमने सामने के 2 फेस। मतलब ये एटम अगर पीछे वाले फेस पे है तो ये एटम सामने वाले फेस पे है। क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। जो एटम हमने यहाँ फेस के सेंटर पर रखा है उसका आधा पार्ट क्यूब में आता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो नंबर 4 में शायद, या पता नहीं वीडियो नंबर 5 में डिस्कस किया था।
और ये एटम जो कॉर्नर पे रखा है इसका 1/8 पार्ट हमारा कॉर्नर में कॉर्नर वाले का क्यूब में आता है। चलो जी, ये आपने एटम सजा लिए, क्रिस्टल बना लिया आप लोगों ने। अब इसमें कहीं पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और कहीं पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनेगा। देखो, इन दिस क्यूब, फेस सेंटर्ड की इस क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बनेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साथ साथ टेट्राहेड्रल वॉइड का भी फॉर्मेशन होगा। यार, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह पे बनता है। एक तो बनता है एट द सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब बिल्कुल क्यूब के बीचों बीच बनेगा, एट द सेंटर ऑफ क्यूब। इसके अलावा बनेगा एट द सेंटर ऑफ ईच एज लेंथ, एट द सेंटर ऑफ ईच एज लेंथ। ये जो क्यूब की साइड होती है ना, इसके लिए आप एज कहते हैं और इसकी लंबाई को क्या बोलते हैं? एज लेंथ। एट द सेंटर ऑफ ईच एज भी आप लिख सकते हैं, एज लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है तो आप सिंपल लिख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ ईच एज, क्यूब की हर एज के किनारे पे। भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो टाइप की जगह पर पाई जाते हैं। एक तो ये जो बीचों बीच मैंने ब्लू कलर का डॉट दिखाया, जहां पे क्यूब के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां क्यूब के डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां बनेगा और दूसरा ये हमारी क्यूब की एज है, इसके सेंटर पे। क्यूब के अंदर जितनी भी एज होती हैं, हर एज के सेंटर पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, हर एज के सेंटर पे। क्यूब के अंदर 12 एज होती हैं, तो जितनी भी एज है हर एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनना है और क्यूब के बीचों बीच जहां क्यूब का सेंटर है वहां भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। चलो जी, ये हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाते हैं क्यूब के अंदर। आप जिसको सेंटर पे बनाते हैं उसका कितना पार्ट क्यूब में आएगा? सारा का सारा। जो वॉइड क्यूब के बीचों बीच बन रहा है उसका पूरा का पूरा पोर्शन क्यूब के अंदर आ रहा है। ये जो क्यूब के सेंटर में वॉइड बना, क्या उसका कोई भी पार्ट, थोड़ा सा भी हिस्सा क्यूब से बाहर निकल रहा है? नहीं, वो बिल्कुल क्यूब के बीचों बीच है। तो सेंटर में कितने वॉइड बन रहे हैं? एक। जो वॉइड यहां एज के सेंटर पे बन रहा है, क्या इस वॉइड का सारा पार्ट क्यूब में है? नहीं, इस एज वाले का 1/4 पार्ट क्यूब के अंदर जा रहा है। जो मैंने एज पे बनाया है उसका 1/4 पार्ट क्यूब के अंदर है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो वॉइड है इसका सिर्फ 1/4 हिस्सा ही क्यूब के अंदर आ रहा है, 1/4 हिस्सा ही क्यूब के अंदर आ रहा है। तो आप इसे एक वॉइड तो नहीं मानोगे, 1/4 मानोगे, क्योंकि 1/4 पार्ट इस क्यूब में आ रहा है, बाकी इसके साथ जो क्यूब होगी उनमें आ रहा होगा। 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, टोटल कितने हो जाएंगे? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, सॉल्व करके कितना आ गया? 4। यानी हम कहेंगे कि इस क्यूब के अंदर टोटल मिलाकर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। आगे सुनो टेट्राहेड्रल की बात। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म एट ईच डायगोनल। भाई, एक क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं और हर डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। हर एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं अगर इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को ज्वाइन करूं, दिस इज कॉर्नर ए एंड दिस इज कॉर्नर बी, मैंने ये क्यूब का एक ऐसे डायगोनल बना लिया। ये वाला एटम है आपका ए और ये वाला एटम है आपका बी। एटम ए और एटम बी हमारे पास ये एक डायगोनल है और क्यूब में ऐसे कितने डायगोनल है? 4, क्योंकि एक डायगोनल इसको ज्वाइन करके आएगा, एक इसको ज्वाइन करके आएगा, एक इसको ज्वाइन करके आएगा। सेंटर में ये जो वॉइड है ये कौन सा है आपका?
ये तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो सेंटर के अंदर था। मैंने कहा कि इस क्यूब के अंदर डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। एक वॉइड तो बनेगा इस वाले कॉर्नर से 1/4 के डिस्टेंस पे, और दूसरा बनेगा इस वाले कॉर्नर से 1/4 के डिस्टेंस पर। मतलब यहां से अगर मैं मेजर करूं तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायगोनल। मतलब इस पूरे डायगोनल की जितनी लेंथ है, इस पूरे डायगोनल की जितनी लेंथ है उसका ये 1/4 है। और इस वाले कॉर्नर से ही अगर मैं मेजर करूं तो इस वाले कॉर्नर से ये वाला जो वॉइड बन रहा है ये 3/4 की पोजीशन पे बनेगा। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं। एक तो बन रहा है इस कॉर्नर से 1/4 पर, दूसरा बन रहा है इस वाले कॉर्नर से 1/4 पर, या यहां से ये 1/4 पर है तो यहां से ये 3/4 पर होगा, यहां से ये 1/4 पर है तो यहां से ये आपका 3/4 पोजीशन पर होगा। आप इमेजिन करिएगा जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, कोई भी एक आप डायगोनल कंसीडर कर लेना अपने दिमाग में। उस डायगोनल की जितनी लंबाई है उस लंबाई पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। एक तो उस कॉर्नर से 1/4 पे और दूसरा जो नीचे वाला कॉर्नर होगा उससे 1/4 पे। दोबारा समझिए जरा, अगर ये पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस होगा 75 सेंटीमीटर। ये वाला होगा 25 सेंटीमीटर और ये वाला होगा 75 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब भाई बात करते हैं कि क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड बन कितने रहे हैं। एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, और कितने डायगोनल होते हैं? 4 डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल पे 2 वॉइड, तो 4 डायगोनल पे कितने होंगे? 8। 4 डायगोनल पे 8 वॉइड बनेंगे। ठीक है भैया। अगर एक डायगोनल पे 2 वॉइड है तो 4 डायगोनल पे 8 वॉइड बनेंगे। तो फेस सेंटर्ड की इस क्यूब में 4 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और बाकी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। इस बहुत ज़रूरी जानकारी से हम क्या बात सीखते हैं, इसको समझिए, क्या समझते हैं। यार फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम यानी Z इक्वल टू कितना था? 4। FCC में Z की वैल्यू 4 थी ना। फेस सेंटर्ड FCC स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम 4 थे। ये तो बहुत शुरू में पढ़ लिया था। अगर इस क्यूब के अंदर 4 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने बन रहे हैं? 4। क्यूब में एटम 4 है पर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन रहे हैं? 8। तो ये रिजल्ट क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, और यहां पे क्या आएगा? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम। 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर बेस्ड हम काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैंने क्या बात आपको बताई है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, पर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल द नंबर ऑफ एटम। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्यूब में जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है और उस सॉलिड क्रिस्टल में 100 एटम हैं। अगर उस सॉलिड क्रिस्टल में 100 एटम हैं तो उस क्रिस्टल में 100 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे 200 बनेंगे। राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी
आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने वो जो 2D में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया था वो क्यों बनाया था। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको एनिमेटेड वीडियो भी शो कर रहा हूँ। एनिमेटेड वीडियो को भी देख के आपको समझ में आ जाएगा। एंड चलिए पहले इसे कॉपी करिए, जस्ट मिनट। यार आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये जो क्यूब बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर बनी है आपके सामने नमक की, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। आप जो सोडियम क्लोराइड खाते हो ये उस नमक की स्ट्रक्चर है। नमक में बहुत ही फेस सेंटर्ड FCC क्यूब का अरेंजमेंट होता है और नमक हम जो खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- दो चीज़ों से बना है। इसमें ये जो ब्लू कलर वाले डॉट हैं वो तो हमारा सोडियम है, मतलब ये जो छोटा सा मैंने डॉट दिखाया है ये हमारा Na+ है, और ये वाले जो मैंने सर्कल दिखाए हैं ये सर्कल कौन है, क्लोरीन। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि नमक में जो क्लोरीन होता है उसको तो फेस सेंटर्ड FCC में अरेंज करते हैं, और फिर जो सोडियम प्लस होता है वो उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है जिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्लोरीन ने बनाया था। मतलब क्लोरीन का तो हमने क्रिस्टल बनाया, हमने Cl- का क्लोराइड आयन का फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाला क्रिस्टल बना लिया। अब क्लोराइड आयन के क्रिस्टल में जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रख दिया, Na+। तो अब NaCl की स्ट्रक्चर में क्रिस्टल कौन बनाता है, क्लोराइड आयन, और सोडियम कहाँ पे होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और टेट्राहेड्रल वॉइड नमक में खाली होते हैं, नमक में टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई नहीं होता। तो वेल ये नमक की स्ट्रक्चर है। अब जरा एक बात अपने माइंड में इमेजिन करिएगा आप लोग, मैं ये डायगोनल हटा देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। मैंने डायगोनल हटा दिया है ना। अब भाई ये जो क्यूब मैंने बनाई है, इस क्यूब के साथ में आप ऐसी ही एक और क्यूब बनाइए, बिल्कुल इसके साथ में ऐसी ही एक और क्यूब बनाइए। तो ये हमने इसके साथ में एक और क्यूब बनानी शुरू की। क्योंकि आप जब क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या थी, एक यूनिट सेल को जब हम अलग अलग स्पेस में चारों तरफ से रिपीट करते हैं तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब किसी यूनिट सेल को चारों तरफ से 3D स्पेस में रिपीट किया जाता है तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। मतलब इस क्यूब के यहाँ लेफ्ट में क्यूब बनाइए, क्यूब के राइट में भी क्यूब बनाइए, क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब बनाइए, क्यूब के नीचे भी एक क्यूब बनाइए। जब इसके चारों तरफ हम क्यूब ऐसे रखते चले जाते हैं तो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो भी तो क्यूब की शेप में होगी। ओके, आप थोड़ा अच्छे से सुनो। ये वाली जो क्यूब थी इसको आप उस कमरे से कंसीडर करो जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आप इस तरफ देख रहे हो, इस तरफ से देखते हुए इमेजिन करिए, मतलब आपके सामने वाली दीवार को इमेजिन करिए। जिस दीवार को आप देख रहे हैं उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में बिल्कुल वैसा ही एक और रूम बना है क्यूब की शेप में जहां आप पढ़ रहे हैं। आप मान के चलिए कि जिस कमरे में इस वक्त आप बैठे हैं वो एक क्यूब की शेप में है, और उस कमरे के लेफ्ट साइड में ऐसा ही एक और कमरा बना है। मतलब दो क्यूब एक दूसरे के साथ साथ जोड़ दी आपने। अब देखो यार, ये वाला जो Cl- था क्लोरीन, क्योंकि मैंने कहा था ना क्लोरीन का FCC अरेंजमेंट होता है, इस एटम का 1/8 पार्ट तो इस वाली क्यूब में आ रहा है और 1/8 पार्ट इस वाली क्यूब में आ रहा है। कॉर्नर वाले का 1/8 पार्ट क्यूब में आता है। ऐसे ही इस वाले का भी 1/8 पार्ट तो इस वाली क्यूब में है और 1/8 पार्ट इस वाली क्यूब के अंदर आ रहा है। अब ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर भी तो कॉर्नर पर ऐसे एटम रखा होगा, और ये एटम किसका होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन कॉर्नर के अलावा और कहां पे होता है, फेस के सेंटर पे। तो इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, यहां फेस के सेंटर पे, यहां पे भी क्लोरीन होगा। जब दो क्यूब एक दूसरे से मर्ज कर दी जाएं तो ये एटम इन दोनों क्यूब में कॉमन है।
कितने एटम इन दोनों क्यूब के अंदर कॉमन आ रहे हैं? 5 एटम दोनों क्यूब में कॉमन है। कौन कौन से 5 एटम? 1 2 3 4, और ये जो फेस के सेंटर पर रखा है ना, इसका आधा पार्ट इस क्यूब में, आधा पार्ट इस क्यूब में। दोनों क्यूब में 5 एटम कॉमन है। कौन कौन से? जिनको मैं डार्क कर रहा हूं, ये डार्क करे हुए एटम इन दोनों क्यूब के अंदर कॉमन है। इसका कुछ पार्ट इस क्यूब में भी है, इसमें भी है, और ये एटम जो फेस के सेंटर में रेखा है, इसका आधा पार्ट क्यूब में है, आधा पार्ट इस वाली क्यूब में है। अब आप जरा ऊपर वाले फेस को देखो, क्यूब में जो ऊपर का फेस है, ये ऊपर का फेस कैसी शेप में? स्क्वायर, और ये भी कैसी शेप में? स्क्वायर। दो स्क्वायर एक दूसरे को ऊपर ऐसे टच कर रहे हैं। ये जो एटम मैंने फेस के सेंटर पर रखा है, ये इसको टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा। जो एटम यहां फेस के सेंटर पर बना रखा है, ये इसको ऐसे टच करेगा और इसको भी टच करेगा, और ये एटम भी इन दोनों को ऐसे टच करेगा। अब ध्यान से देखो जरा, ये जो पोर्शन है, मतलब एक स्क्वायर इस तरीके से आपके सामने आ रहा है, इसमें एक एटम ब्लू वाला यहां पे, एक एटम ब्लू वाला यहां पे, और एक ब्लैक वाला ये, एक ब्लैक वाला ये, और ये चारों एटम ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, ये टच करेंगे, और इनके बीच में ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह कौन है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यार ये बीचों भी देखो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन चारों एटम के बीच में घिर गया। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 4 एटम एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, लाइक दिस। ये वाले 4 एटम, 1 2 3 4, और इनके बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जगह हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डेरिवेशन में मैंने जो समझाया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2D में ऐसे दिखता है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब यार इस वीडियो को तो खैर मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। मैं इससे अगले वाले लेक्चर में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसको यूज करना बताऊंगा कि ये हमने क्यों पढ़ा, इस सबको पढ़ने की जरूरत क्या है। एंड आप लोग घर पे जाके सोचना कि हमारा जो डायमंड होता है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। थोड़ा सोचना कि डायमंड में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होते हैं। डायमंड में कार्बन एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। आईटी का क्वेश्चन है, ढूंढ के लाना कि डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रल में है, ऑक्टाहेड्रल में कहां पर होता है। अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।